हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरु मस्ती GNMT। सो दोस्तों, आज पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए सब्जेक्ट साइंस का केस का तो सब्जेक्ट विज्ञान का सेट नंबर 19वां लेकर आ गया हूं। और कुछ दिन बीच में 1-2 दिन गैप हो गया था कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, तो फिर लेकर आ गया फिलहाल सेट नंबर 19वां। और आप लोग का पता होना चाहिए कि हर सेट में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का संग्रह किया गया है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग 1 से लेकर 18 तक सेट देख चुके होंगे। और जो अभी तक नहीं देखे 1 से लेकर 18 सेट तक, तो इस चैनल के प्ले लिस्ट में चल जाएं, वहाँ से सारा का सारा वीडियो देख लें, ताकि पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2023 निकालने में कोई दिक्कत ना हो। ताकि फिलहाल अभी वर्तमान में नीट का एग्जाम हुआ, तो उसमें देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा है, कैसा क्वेश्चन का लेवल है। तो उसी को देखते हुए आगे पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी करना 2023 के लिए, ताकि सही सही रैंक आ सके और अच्छा कॉलेज प्रोवाइड हो सके। तो चलता हूँ फिलहाल आज का सेट नंबर 19वां में, क्योंकि 18 सेट तक हम लोग तो करवा चुके हैं। तो 19वां सेट का फर्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार से बोल रहा है कि उस ताप का क्या बोल रहा है कि उस ताप का मान जो सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमाने पर समान होता है। मतलब बोला जा सकता है कि कौन सा ऐसा तापमान है, कितना तापमान होना चाहिए कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना पर क्या हो, तो दोनों समान होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 0 डिग्री, 0, बी में बोला 32, सी में बोला -40 एंड डी में बोला कितना +40। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या, तो जो -40 डिग्री का रहेगा सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमाना पर जो -40 डिग्री ताप टेम्परेचर है, वो क्या होता है, तो समान होता है, इक्वल होता है। आगे चलते सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड आपका इस प्रकार से बोला कि आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है। आप लोग तो ये सब जान ही रहे होंगे, आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है। उसमें होता है जूल होता है, हेक्टर होता है या ऊर्जा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अर्थात क्या, तो आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो हेक्टर होता है। और काफ़ी सारा रिलेटेड है ऐसा मात्रक से, तो सभी याद कर लीजिएगा, ताकि सही से मतलब कन्फ्यूज ना हो सके। तो आगे चलते तीसरा क्वेश्चन में। आपका तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है कि एक आदमी 5 केजी का एक सूटकेस पकड़े खड़ा हुआ है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य होगा। उसके द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, 5 जूल हो जाएगा या 10 जूल हो जाएगा या 0 जूल हो जाएगा या 200 जूल हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अर्थात क्या बोल रहा है कि एक आदमी 5 केजी का सूटकेस क्या हुआ, पकड़ कर खड़ा हुआ होता है। खड़ा है तो उसके द्वारा कार्य थोड़ा ना हो रहा है, पकड़ कर सिर्फ खड़ा किया गया है, तो इसका द्वारा कार्य किया गया क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। और विज्ञान ऐसा भी कहता है कि मतलब कि आप घर से लेकर के 5 केजी का किसी वस्तु को मतलब कि पूरा बिहार घूम कर फिर से वहीं आ जाइए, क्या अपने घर पे ही आ जाइए, तो आपको दोबारा किया गया कार्य क्या होता है, तो 0 हो जाएगा। ये भाई हम नहीं, ये विज्ञान कहता है कि किया गया कार्य क्या होता है, तो 0 हो जाता है। आगे चलते चौथा क्वेश्चन में। तो आपका चौथा क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है कि चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा क्या होगा। जब गाड़ी चलती रहती है, तो उसमें जो बैठा व्यक्ति होता है उसका ऊर्जा क्या होता है। ऑप्शन ए में है गतिज ऊर्जा होता है, या स्थितिज ऊर्जा होता है, या गतिज और स्थितिज दोनों होता है, और डी में क्या बोल रहा है कि 0 होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अर्थात क्या होता है, तो जब गाड़ी चलती रहती है उसमें बैठे व्यक्ति का ऊर्जा होता है क्या, तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों साथ में होती रहती है। आगे पांचवा में चलते, पांचवा बोल रहा है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। न्यूटन का तृतीय नियम पर, या प्रथम नियम पर, या न्यूटन का द्वितीय नियम पर, या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अर्थात क्या, तो रॉकेट कौन सा सिद्धांत पर, तो न्यूटन का तृतीय नियम के अनुसार कार्य करता है। अर्थात क्या, तो तृतीय नियम क्या है न्यूटन का, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होता है, यही है न्यूटन का तीसरा नियम। और फर्स्ट और सेकंड तो आप लोग जान ही रहे होंगे। तो आगे चलते छठा केंद्र पे। तो आपका आगे छठा केंद्र इस प्रकार से बोल रहा है कि कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं। मतलब सीधा से कहा जा सकता है कि कोयला से जो ऊर्जा पैदा होता है उसे क्या कहा जा सकता है। ऑप्शन में प्रकाश ऊर्जा होता है, या गतिज ऊर्जा होता है, या ताप ऊर्जा होता है, या स्थितिज ऊर्जा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अर्थात क्या, तो जो कोयला से वाणिज्यिक रूप से पैदा होता है ऊर्जा, वो क्या होता है, तो ताप ऊर्जा होता है। आगे चलते सातवां क्वेश्चन पे। सातवां क्वेश्चन बोल रहा है कि साधारण ताप पे फास्फोरस का अणुसूत्र होता है का। तो फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होता है, पी होता है, या P2 होता है, या P3 होता है, या P4 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अर्थात क्या, तो साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होता है, तो P4 होता है। आगे चलते हैं आठवां क्वेश्चन पे। आठवां क्वेश्चन आपका इस प्रकार से बोल रहा है कि निर्वात में सैटेलाइट मतलब क्या बोल रहा है, उपग्रह क्या होता है, कहाँ रखा जाता है। ऑप्शन में बोल रहा है कि सुदूर नियंत्रण द्वारा कक्षा ऑर्बिट रखा जाता है, या बी में बोल रहा है कि पाश्चगतिक रॉकेट द्वारा कक्षा में रखा जाता है, या सी में बोल रहा है कि गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में ऊर्जा व्युत्पन्न करता है, एंड डी में बोल रहा है कि कक्षा में परिभ्रमण के लिए किसी ऊर्जा की जरूरत नहीं होती है। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अर्थात क्या, जो तो निर्वात में जो सैटेलाइट है उपग्रह है वो क्या है, तो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से ऊर्जा
व्युत्पन्न करता रहता है। आगे चलते हैं 9वां क्वेश्चन पे। तो आपका 9वां क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है कि एक सुई या क्या बोल रहा है कि पिन, सुई या पिन जल के पृष्ठ पर इसके कारण प्लावन होती है, मतलब किसके कारण से तैरती रहती है। ऑप्शन ए में बोल रहा है श्यानता के कारण, या बी में बोल रहा है कि असांजी बल के कारण, एंड सी में बोल रहा है पृष्ठ तनाव के कारण, एंड डी में क्या बोल रहा है पृष्ठ ऊर्जा के कारण। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अर्थात क्या, तो जो जो सुई या पिन होता है, जो क्या बोल रहा है कि जल के पृष्ठ के कारण क्या होता है, प्लावन करती रहती है, तैरती रहती है। किसके कारण, तो ये पृष्ठ तनाव के कारण तैरती रहती है। और उसमें आंकड़ा या गिट्टी डालेंगे तो क्या होता है, तो डूब जाता है, वो तैरता नहीं है। और आगे 10वां क्वेश्चन बोल रहा है कि ध्वनि नहीं गुजार सकते, किससे होकर ध्वनि नहीं गुजार सकते हैं। ऑप्शन ए में जल से, या स्टील से, या वायु से, या क्या बोल रहा है निर्वात से। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अर्थात क्या, तो ध्वनि नहीं गुजार सकते किसको, तो निर्वात से नहीं गुजार सकती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। अर्थात क्या, तो जल से गुजार सकता है, स्टील से भी गुजार सकते हैं, वायु से भी गुजार सकते हैं, लेकिन निर्वात से नहीं गुजार सकती है। आगे चलते हैं 11वां क्वेश्चन पे। 11वां बोला कि अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं, अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं। ऑप्शन ए में बोला अभ्रक से, या एस्बेस्टोस से बनाया जाता है, या टैल्क, क्या बोला टैल्क से, या एस्टीटाइट से बनाया जाता है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अर्थात क्या, तो अग्निशमन जो वस्त्र होता है वो किससे, तो एस्बेस्टस से बनाया जाता है। आगे चलते हैं 12वां क्वेश्चन पे। तो आपका 12वां क्वेश्चन इस प्रकार से बोला कि निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है। इन 4 को ऑप्शन दिया गया, चारों में से किसका जो गलनांक है धातु का तो सबसे कम है। स्वर्ण का मतलब सोना का, या चांदी का, या पारद का, या क्या बोला तांबा का। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अर्थात क्या, तो पारद का क्या बोला, पारद धातु का गलनांक सबसे कम होता है, बाकी इन तीनों का पारद से ऊंच होता है। आगे जाते हैं 13वां क्वेश्चन पे। तो आपका 13वां क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है, थोड़ा सा बड़ा कहते हैं। 13वां बोल रहा है कि जल गैस, क्या जल गैस जो क्या होता है, तो संश्लेषित गैस होता है के रूप में मुख्य घटक जिसे मेथनॉल के संश्लेषण व हाइड्रोकार्बन के निर्माण में उपयोग में लेते हैं, वह क्या होता है। ऑप्शन ए में बोल रहा है कि CO2 प्लस H2 रहता है, या CO प्लस H2 रहता है, एंड सी में बोल रहा है कि CO प्लस N2 रहता है, एंड डी में क्या बोल रहा है कि CO प्लस के CO2 प्लस के H2 रहता है। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अर्थात क्या होता है, तो CO प्लस के N2 हाइड्रोकार्बन के निर्माण में प्रयोग में लेते हैं। आगे चलते हैं 14वां क्वेश्चन पे। 14वां क्वेश्चन आपको इस प्रकार से बोल रहा है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। हाइड्रोजन जो बम होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए में बोला कि नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया के द्वारा, मतलब कि उसके आधार पर, या अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया के, क्या यहाँ नियंत्रित बोल रहा था, यहाँ अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया, और यहाँ बोला नियंत्रित संलयन अभिक्रिया, एंड डी में बोला कि अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अर्थात क्या, तो जो हाइड्रोजन बम है वो अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया के आधार पर कार्य, उसके सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे चलते हैं 15वां क्वेश्चन पे। तो आपका 15वां क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है, बोला कि ग्रीन हाउस प्रभाव, क्या बोला कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सा है। मतलब कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सा गैस जिम्मेदार है, ओजोन है, या नाइट्रोजन है, या ऑक्सीजन है, या कार्बन डाइऑक्साइड है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अर्थात कौन है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सा है, तो CO2 है। कौन, तो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है। आगे चलते 16वां क्वेश्चन पे। 16वां आपका इस प्रकार से बोल रहा है कि कोका कोला, क्या बोला कोका कोला का स्वाद खट्टा किसके अस्तित्व के कारण होता है, किस कौन सा आम्ल के कारण जो कोका कोला का स्वाद होता है हल्का खट्टा होता है। ऑप्शन नंबर के एसिटिक अम्ल, या फास्फोरिक अम्ल, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या फॉर्मिक अम्ल। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अर्थात क्या, तो फास्फोरिक अम्ल के कारण कोका कोला का क्या बोल रहा है कि स्वाद खट्टा होता है। आगे चलते हैं 17वां क्वेश्चन पे। तो आपका 17वां क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है कि जीवाणुओं में फिमरी का कार्य होता है, जीवाणुओं में फिमरी का कार्य क्या होता है। ऑप्शन में बोला कि जीवाणुओं को गति प्रदान करता है, या लैंगिक प्रजनन में भाग लेता है, या जीवाणुओं को आकार प्रदान करता है, या उपरोक्त सभी, मतलब इन तीनों में से सभी। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अर्थात क्या, तो लैंगिक जनन में भाग लेता है। क्या जीवाणुओं में फिमरी का कार्य क्या होता है, तो वो लैंगिक जनन में भाग लेता है। आगे चलते हैं 18वां क्वेश्चन पे। तो आपका 18वां क्वेश्चन इस प्रकार से बोला, शैवालों की कोशिका भित्ति निर्मित होती है। शैवालों की कोशिका भित्ति किसके द्वारा निर्मित की जाती है। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अर्थात क्या, तो सेलुलोज, गैलेक्टिन तथा मेनन के द्वारा शैवालों की कोशिका भित्ति का निर्माण किया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में आपका 19वां क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्कों में रुधिर से निकाला जाने वाला अपशिष्ट पदार्थ नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है
कि नहीं है। इन चारों में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए में बोला है अमोनिया, बी में बोला है कार्बन डाइऑक्साइड, सी में बोला है यूरिया एंड डी में क्या बोला कि यूरिक अम्ल बोल रहा है। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अर्थात क्या? तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वृक्कों में रुधिर से निकाला जाने वाला अवशिष्ट पदार्थ नहीं है। बाकी वृक्क में जो रुधिर से निकाला जाने वाला अवशिष्ट पदार्थ कौन हो जाएगा? तो निमोनिया हो जाएगा, अमोनिया हो जाएगा और यूरिया हो जाएगा और क्या? यूरिक अम्ल हो जाएगा। आगे चलते 20वां क्वेश्चन पे। 20वां बोला कि पीड़कनाशियों से प्रदूषित झील में पीड़कनाशी का स्तर सबसे अधिक किस में होता है? कोई किस में होता है? मछलियों में होता है या जल पादपों में होता है या जल पक्षियों में होता है एंड डी में क्या बोला कि प्लावकों में होता है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अर्थात क्या? तो जल पक्षियों में क्या होता है? तो पीड़कनाशियों से प्रदूषित झील में पीड़कनाशी का स्तर सबसे अधिक होता है किसमें? तो जल पक्षियों में होता है। आगे चलते हैं 21वां क्वेश्चन पे। 21वां आपका इस प्रकार से बोल रहा है कि भारत में अधिकतम जैव विविधता कहाँ देखी जाती है? जैव विविधता अगर होता है तो सबसे पहले कहाँ देखे जाते हैं? कहाँ? तो भारत में। बोल रहा है कि पूर्वी हिमालय और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, या बी में बोला कि पूर्वी एवं दक्षिणी घाटों में, दक्षिण नहीं पश्चिमी, एंड सी में बोला कि मध्य एवं पश्चिमी हिमालय में, एंड डी में बोला कि पूर्वी हिमालय एवं पश्चिमी घाटों में। तो 21 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी हो जाएगा। अर्थात क्या? तो जो बोल रहा है कि भारत में जैव विविधता सबसे अधिक देखने को मिलता है कहाँ? तो पूर्वी हिमालय एवं पश्चिमी हिमालय में। देखिए कौन क्वेश्चन है? तो ये MCQ क्वेश्चन है, क्योंकि और पिछल का सेट में भी बता दिया गया, इसलिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें टाइप हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं 22वां क्वेश्चन पे। तो आपका 22वां क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है, थोड़ा सा छोटा कहते हैं। 22वां बोल रहा है कि कोर्क एधा का उद्गम होता है। कोर्क एधा का उद्गम किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए में बोला कि बलकुट के भीतर की कोशिकाओं से, एंड बी में बोला कि बलकुट के किसी भी कोशिकाओं से, सी में बोल रहा कि बलकुट के बाहर की कोशिकाओं से, एंड डी में बोल रहा क्या कि अंतः तथा अंतरपूलीय एधा से होता है। किसका? तो बायोलॉजी का क्वेश्चन है। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अर्थात क्या? जो बोल रहा है कि कोर्क एधा का उद्गम होता है तो अंतः तथा अंतरपूलीय एधा से उत्पन्न होता है। आगे चलते हैं 23वां क्वेश्चन पे। 23वां बोला कि शकरकंद किसके समजात होता है? मतलब इन चारों ऑप्शन में से जो शकरकंद है वो किसका समजात में, उसी का रूप का, किसका जात का होता है? ऑप्शन ए में बोला है अदरक के, बी में बोला है सलजम के, सी में बोला है आलू के, एंड डी में क्या बराबर है? अरबी के। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अर्थात क्या? तो जो शकरकंद है वो किसका? तो सलजम के समजात रूप होता है, समजात होता है। आगे चलते 24वां क्वेश्चन पे। तो इसमें बोल के पुष्पन प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी फाइटोक्रोम होता है। जो पुष्पन जो प्रक्रिया होता है उसके लिए उत्तरदायी फाइटोक्रोम कौन होता है? ऑप्शन ए में बोला कि पुष्प कलियों में पाए जाने वाला वर्णक, या बी में बोला कि पत्तियों में पाए जाने वाला हार्मोन, एंड सी में बोला कि पत्तियों में पाए जाने वाला एंजाइम, एंड डी में बोला कि पुष्प कलियों में पाए जाने वाला एंजाइम। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अर्थात क्या? तो जो पुष्पन प्रक्रिया के लिए सबसे उत्तरदायी फाइटोक्रोम कौन है? तो पुष्प कलियों में पाए जाने वाला एक वर्णक है। आगे चलते 25वां क्वेश्चन पे, और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि टोटल 20 ही सेट का 25 सेट का साइंस का क्वेश्चन बनाया गया है। 25वां क्वेश्चन बोला कि हरे पादपों में बोरोन क्या बी सहायता करता है? बोरोन सहायता करता है किसके रूप में? ऑप्शन ए में बोला कि एंजाइम की सक्रियता के रूप में करता है, या बी में बोला कि को फैक्टर एंजाइम की तरह क्रिया करने से, एंड सी में बोला कि प्रकाश संश्लेषण में करता है, या डी में बोला कि सकरा स्थानांतरण में करता है। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अर्थात क्या? तो हरे पादपों में जो बोरोन हो तो सहायता करता है किसके? तो सकरा स्थानांतरण के रूप में सहायता करता है। आगे चलते हैं। अगर नहीं देखे यहाँ पास कुछ विशेष में बोल रहा है कि कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि सर हमें PDF चाहिए। तो PDF के लिए बता दूं कि PDF के लिए कहाँ? तो टेलीग्राम पर ज्वाइन होने पड़ेगा। टेलीग्राम क्या है? तो गुरु महती GNMT, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का, उससे मतलब टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाएगा और वहाँ फिर सारा PDF प्रोवाइड हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास के सेट में। तब तक के लिए अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करके कमेंट जरूर कर दें और दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दें ताकि उन्हें भी हेल्प हो सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। तो तब तक के लिए जय हिंद।